जय हिंद दोस्तों। तो ट्रांजिस्टर के जो एक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, इससे पहले की क्लास में मैंने उसको पूरा किया। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का जो यूज है, उपयोग है, तो उसको हम कैसे करते हैं और इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं, संयोजन कैसे करते हैं, उसको हम समझेंगे। तो थोड़ा सा उसको हम रिवाइज़ कर दें कि जो ट्रांजिस्टर होता है तो उसके एक्शन की हम जो बात किए थे, तो उसमें हमने पाया कि उसका जो एमीटर होता है, तो एमीटर को हमने फॉरवर्ड वाइस में जोड़ा और जो कलेक्टर होता है तो कलेक्टर को हमने रिवर्स वाइस में जोड़ा। इस प्रकार से था मेरा ट्रांजिस्टर, यहाँ एमीटर, यहाँ कलेक्टर और यहाँ बेस था। तो बेस को हमने अपेक्षाकृत थोड़ा पतला रखा था और एमीटर को हमने बड़ा रखा था, कलेक्टर को हमने बड़ा रखा था। ये कलेक्टर है, बड़ा है, और ये बेस है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन थे, अपेक्षाकृत उससे इसमें कम थे और सबसे ज़्यादा इसमें थे। ऐसे ही हमने इसके मोटाई की बात किए थे और इसकी एक्शन की जब बात किए थे तो इसको हम जोड़े थे कैसे। इसको हम, ये हमारा NPN था, जब हमारा NPN था, तो N को हम कैसे दिए थे, फॉरवर्ड वाइज में, मतलब इसको हम नेगेटिव दिए थे और यहाँ पॉजिटिव दिए थे। तो यहाँ पॉजिटिव दिए थे, तो इस प्रकार से हमने इसको जोड़ा था। और इसको हमने रिवर्स वाइज में जोड़ा, तो फिर इसको रिवर्स वाइज में N को हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो इसको हम पॉजिटिव देंगे। तो इसको जब हम पॉजिटिव देंगे तो फिर इसको हम नेगेटिव देंगे। यहाँ हमने बैटरी को जोड़ा, तो यहाँ हमने बैटरी को जोड़ा। तो बैटरी को क्यों जोड़ा, क्योंकि इसको ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता थी और ये आकर्षित करता था उसके इलेक्ट्रॉन को। यहाँ जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव को ज़्यादा तीव्र, उसको ज़्यादा बल से अपनी ओर खींचता था, उसके वजह से इसको हमको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ा। तो इसमें जो वोल्टेज हम दिए थे तो वो समथिंग 3 से 20 वोल्ट दिए थे। तो 3 से 20 वोल्ट दिए थे, तो फिर इसमें कितना हम वोल्ट दिए थे, तो मिनिमम इसमें जो वोल्टेज हम दे सकते हैं, तो यहाँ जो सिलिकॉन का हमने बनाया, तो सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है, तो उस बैरियर पोटेंशियल को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, विभव प्रचीर के मान को समाप्त करने के लिए यदि हम वोल्टेज दे देते हैं तो फिर यह हमारा आगे कार्य करने लगता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो हमको ज़्यादा इसमें वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। जितना इसको बैरियर पोटेंशियल जितने में टूट जाए, हट जाए, नष्ट हो जाए, उतना ही हम वोल्टेज यदि दे दें इसको, तब भी हमारा ये काम कर जाता है। तो उसको हम मिनिमम वोल्टेज कितना दे सकते हैं, 0.7 वोल्ट दे सकते हैं। तो इसको मिनिमम 0.7 वोल्ट दे देंगे, जितने में इसकी बैरियर पोटेंशियल टूट जाए और वह आगे फिर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हमको ज़्यादा वोल्टेज की देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ पास 3 से 20 वोल्ट हमको देना होता है। इसमें NPN में क्या हुआ था, NPN में बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हुए थे। इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हुए थे। यदि यहीं पास हम PNP लेते हैं तो PNP में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, और यहाँ पास बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो NPN में ये हो जाता है और PNP में ये क्रिया हो जाती है। तो इसके हम इस प्रकार से कार्यविधि को देख लिए थे। अब जो ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर के हमको देखना है कि हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो इससे पहले हम बात करें डायोड की, तो जो डायोड होता है उसको हम एक प्रकार के स्विच समझे थे। स्विच की, कुंजी की भांति यूज किए थे, तो वह एक दिशा युक्ति थी, तो उसका हम यूज किए थे एक स्विच के रूप में। लेकिन यहाँ पास जो ट्रांजिस्टर होता है, तो ट्रांजिस्टर का भी हम यूज करेंगे एक स्विच की भांति ही करेंगे। कैसे करेंगे, एक स्विच की ही भांति करेंगे। इसका हम एक जगह ऐसे उपयोग कर लिए और जो दूसरी तरीके से हम इसको उपयोग करेंगे तो वो होगा हमारा एम्पलीफायर जैसे। तो एम्पलीफायर का क्या मतलब हुआ, तो उसमें हम प्रवर्धक के रूप में इस ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। तो ट्रांजिस्टर का यूज हम प्रवर्धक रूप में कैसे करेंगे कि जैसे वीक सिग्नल होता है, कोई कमज़ोर सिग्नल होता है, इनपुट में जो हम सिग्नल देंगे वो वीक सिग्नल होगा, कमज़ोर सिग्नल होगा, और उसको क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, हाई पावर में कर देगा, और वह आउटपुट में उस वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में वह परिवर्तित कर देगा। तो इसका काम ही होता है कि परिवर्तित करना। तो इसका काम क्या होता है, परिवर्तित करना।
तो यहाँ पास वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कर देगा परिवर्तित, और दूसरा इसको हम एक कुंजी की तरह यूज करेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर का यदि हम यूज लिखना चाहें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऑन और ऑफ के रूप में हम इसका यूज कर देंगे। इसका जो यूज होगा, उपयोग होगा, और जो दूसरा होगा तो ऑन और ऑफ मतलब इसको हम एक स्विचिंग की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे, स्विचिंग की तरह। और जो दूसरा होता है तो एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक के रूप में। तो प्रवर्धक के रूप में मतलब कोई सिग्नल हमारा क्या है, यहाँ इनपुट में हमने कोई सिग्नल दिया कितना 10, एग्जाम्पल के लिए कि 10 हमने मान लीजिए करंट को ही देते हैं यहाँ पास, या फिर 22 को देते हैं तो 10 मिली एम्पियर को दिए, ठीक है। तो हमको जो आउटपुट में निकाल के देगा तो वो 10 से ज़्यादा देगा, मतलब 100 मिली एम्पियर। ऐसे वीक सिग्नल को वो हाई सिग्नल में परिवर्तित करके हमको देता है। तो इस प्रकार से एम्पलीफायर, इसको हम समझेंगे आगे, लेकिन इतना समझना है कि एम्पलीफायर जैसे इसका हम यूज करते हैं। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर का यूज। अब जो ट्रांजिस्टर का हम यूज तो करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो हम कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन करने में हमको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई इसमें जब 3 ही टर्मिनल है तो हमको इनपुट में भी कनेक्शन करने के लिए कोई 2 टर्मिनल चाहिए, और आउटपुट में भी हमको कनेक्शन लेने के लिए कोई 2 टर्मिनल चाहिए। तो फिर हमको इसमें 4 टर्मिनल की आवश्यकता हुई, 4 सिरों की आवश्यकता हुई, लेकिन इसमें तो 3 ही सिरे हैं। तो 3 ही सिरे हैं तो इसमें फिर हम किसी को लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ठीक है, इसके हम कनेक्शन को समझेंगे। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ है कि भाई इसमें जब हम फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो इसका जो आउटपुट निकलता है वो अलग निकलता है, और जब इसको हम रिवर्स में जोड़ते हैं तो फिर इसका जो आउटपुट निकलेगा वो अलग निकलेगा। मतलब इसको अभी हमने फॉरवर्ड में जोड़ा है और इसको हमने रिवर्स में जोड़ा है। तो ऐसे में इसने क्या किया कि इसको हम फॉरवर्ड में जोड़े, इसको रिवर्स में जोड़े, तो इसने एम्पलीफायर की भांति कार्य किया। मतलब वो सक्रिय क्षेत्र, एक एक्टिव रीजन का वह कार्य किया, एक एम्पलीफायर की तरह कार्य किया। तो आप दिमाग लगाएंगे, अरे ये तो एम्पलीफायर जैसे कार्य किया। तो फिर हम एक काम करते हैं, इसको भी हम फॉरवर्ड में जोड़ते हैं और इसको भी फॉरवर्ड में जोड़ते हैं। तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, अरे इसको भी हम रिवर्स में जोड़ते हैं, इसको भी रिवर्स में जोड़ते हैं, तो इसके क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा। तो फिर आप सोचेंगे, अरे जब इसको हमने फॉरवर्ड में जोड़ा था तो इसको हम रिवर्स में जोड़ देते हैं और इसको फॉरवर्ड में जोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा। तो इस प्रकार से आप दिमाग लगाए होंगे कि इसको तो हम कई प्रकार से बाइसिंग कर सकते हैं। तो इसके बाइसिंग के आधार पर ट्रांजिस्टर का जो कार्य होता है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो पहले हम इसके बाइसिंग के आधार पर इसका कार्य को समझते हैं कि इसको यदि हम फॉरवर्ड में देते हैं, रिवर्स में देते हैं, तो इसके क्या अंतर इसमें पड़ता है। तो एक साइड हम लिखते हैं कनेक्शन को, कनेक्शन एक साइड में हम कनेक्शन लिखेंगे, दूसरी साइड एमिटर बेस जंक्शन। तो एक होता है हमारा एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। एक होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। थोड़ा इसको मैंने पास पास लिखना था हमको, यहाँ एमिटर कनेक्शन हो गया, एमिटर बेस जंक्शन। दूसरा हो जाएगा हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन। तो फिर इसका यूज क्या होगा, क्या कार्य होगा, कैसे कार्य करेगा। तो इसका हम देखेंगे, एक कार्य क्षेत्र मतलब इसका जो वर्किंग रीजन होगा तो वो क्या होगा। उस कंडीशन में आपको वीडियो क्लियर दिख रहा,
ओके, आपको वीडियो क्लियर दिख रहा। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि इसको हम 4 तरीके से फिर जोड़ सकते हैं, तो 4 तरीके से जोड़ते हैं। तो यदि हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पास एक बना लेते हैं समझने के लिए, इसको हम यहाँ पास बेस हो गया, एमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। तो यदि इसको हम यहाँ पास देते हैं बायसिंग जो होगी, इसको हम यहाँ पास NPN को ले लेते हैं कि N है, ये P है और ये N है, और यहाँ पास इसको हम N को नेगेटिव देते हैं और यहाँ पॉजिटिव देते हैं। तो फिर यह कैसे कार्य करेगा, तो इसको हमने जोड़ दिया एक फॉरवर्ड वाइस में, ये फॉरवर्ड वाइस में यदि हम इसको देते हैं, ये N है, तो इसको यदि हम पॉजिटिव देते हैं, इसको हम पॉजिटिव देते हैं और यहाँ नेगेटिव देते हैं, तो इसको हमने जोड़ दिया रिवर्स में। तो एक फॉरवर्ड में और एक रिवर्स में हमने जब जोड़ा तो यह क्या होगा, फॉरवर्ड रिवर्स। तो इसको हमने जोड़ा फॉरवर्ड और रिवर्स में, फॉरवर्ड रिवर्स में। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स में इसको जोड़ा, तो यहाँ पास एक जो इसका एमीटर बेस जंक्शन है वो कैसा है, एमीटर और बेस जंक्शन कैसा है, ये है हमारा फॉरवर्ड में। तो इसमें ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। और इसका कलेक्टर और बेस कैसा है, कलेक्टर और बेस कैसा है, वो है रिवर्स में, रिवर्स में। तो फिर यह आउटपुट में हमको कैसे कार्य करके देगा, तो यह एक सक्रिय क्षेत्र में कार्य करेगा। इसका जो क्षेत्र होगा तो कैसे होगा, सक्रिय होगा। तो सक्रिय क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एक्टिव रीजन, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव रीजन। तो सक्रिय क्षेत्र में कार्य करेगा। जब यह सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है तो वह किसके तरह कार्य करता है, तो वह एक एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, वह एक प्रवर्धक की तरह कार्य करता है, मतलब एम्पलीफायर की तरह वह कार्य करता है। तो प्रवर्धक के रूप में कार्य करेगा। यदि इसके हम जो फॉरवर्ड है तो इसको हम चेंज करते हैं भाई। अब तो यहाँ हमने क्या किया, फॉरवर्ड किया, तो ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड था। अब इसको हम फॉरवर्ड इसको भी कर देते हैं, तो यहाँ इसको भी हम कर देते हैं फॉरवर्ड। तो इन दोनों को हमने जब फॉरवर्ड किया तो फिर इसमें क्या कंडीशन होगी कि एक तो हो गई हमारा फॉरवर्ड और दूसरी भी कंडीशन क्या हो गई, फॉरवर्ड। तो इसमें इसको देखेंगे फॉरवर्ड और ये भी कैसा है, फॉरवर्ड। तो ये भी फॉरवर्ड कंडीशन में है। इसको एक हम ऐसे लाइन खींच दें, ये हो गई लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ऐसे में आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो फिर यह ट्रांजिस्टर जो कैसे कार्य करेगा, तो यदि हम दोनों को फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो वह एक सक्रिय नहीं होगा। वह कैसे हो जाएगा, वह सक्रिय नहीं होगा बल्कि वह एक संतृप्त सिचुएशन की कंडीशन में आ जाएगा। तो वह एक सिचुएशन की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब संतृप्त हो जाएगा। तो संतृप्त क्षेत्र में हो जाएगा। तो जब यह संतृप्त क्षेत्र में हो जाएगा तो इसको हम किसके रूप में कार्य करेंगे, तो यह एक बंद परिपथ के रूप में या बंद स्विच के रूप में इसका हम यूज करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह बंद स्विच के रूप में। तो इसका यूज हम एक बंद स्विच के रूप में कर पाएंगे। यदि इसको हम तीसरी कंडीशन दें कि भाई तुमको हम फॉरवर्ड देते हैं, नहीं, तुमको हम फॉरवर्ड देते हैं, नहीं, अब दोनों को हम रिवर्स देते हैं और इसको हम दोनों को रिवर्स देते हैं, तो फिर अब क्या होगा, रिवर्स इसको भी और रिवर्स इसको भी। तो हम इसको क्या दिए हैं, इसको रिवर्स दिए हैं और इसको भी हमने
रिवर्स दिया। तो फिर यह कैसे कार्य करेगा, जब इसको हम रिवर्स दिए तो यह काम करेगा एक कट ऑफ क्षेत्र। तो कट ऑफ क्षेत्र में यह हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कट ऑफ क्षेत्र में, कट ऑफ क्षेत्र। तो जब यह कट ऑफ क्षेत्र में हो जाएगा तो एक खुला स्विच के रूप में, खुला परिपथ के रूप में कार्य करेगा। तो कैसे कार्य करेगा, खुली स्विच के रूप में कार्य करेगा। तो यह खुला स्विच के रूप में, तो यह एक खुला स्विच के रूप में कार्य करता है। यदि इसकी हम कंडीशन फिर से बदल दें कि भाई ट्रांजिस्टर तुमको हम अब फॉरवर्ड दे दिए थे, रिवर्स दे दिए थे, अब इसको हम देते हैं रिवर्स और इसको फॉरवर्ड देते हैं, तो फिर यह कैसे कार्य करेगा। तो इसको हम दे दिए हैं क्या, रिवर्स और फॉरवर्ड। तो फिर ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करेगा, इसको जब हम रिवर्स दे दिए और इसको हम फॉरवर्ड दे दिए, तो यहाँ ट्रांजिस्टर जो है तो कोई उपयोग इसका हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यह हो जाएगा एक इन्वर्ट यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यह इन्वर्ट हो जाता है यानी व्युत्क्रम हो जाता है, तो इसका हम कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो यह उपयोग लायक है नहीं, उपयोग नहीं है, तो इसका फिर हम कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि इसको भी इसको रिवर्स दे दिए और इसको हम फॉरवर्ड दे दिए, तो ऐसे में इसका हम कोई यूज नहीं कर पाएंगे। ये 4 कंडीशन होती है कि भाई जब हम इसको बायसिंग देते हैं एक ट्रांजिस्टर को कोई कॉमन लेके, तो इसमें 4 कंडीशन होगी। तो चारों कंडीशन में इस प्रकार से यह आउटपुट में देगा रिजल्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें बात आती है कि भाई हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके कनेक्शन को हम समझते हैं कि कनेक्शन इसका कैसे होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको हम अब इरेज करते हैं कि इसके कनेक्शन को चलते हैं, कनेक्शन कैसे होगा इसका। अब ट्रांजिस्टर का हम देखेंगे कनेक्शन। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, पूरी चीज़ समझते हुए चलेंगे। ट्रांजिस्टर के कनेक्शन, तो प्रतिरोधांतरित के यहाँ संयोजन को हम समझेंगे कि इसमें जो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन हम करेंगे तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। तो एक होगा बेस और एक होगा एमीटर और दूसरा होगा कलेक्टर। तो यहाँ बेस होगा और यहाँ कलेक्टर होगा और यहाँ एमीटर होगा। तो इसके 3 टर्मिनल हो गए। तो इसमें हम किसी एक को कॉमन लेंगे, किसी एक को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तभी हमको 4 टर्मिनल निकल पाएगा। चूँकि आउटपुट में हमको 2 टर्मिनल चाहिए लोड को देने के लिए, इनपुट में हमको सप्लाई देने के लिए भी 2 ही टर्मिनल चाहिए। तो इसमें लेते हैं हम कॉमन। यदि बेस को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हम ले लेते हैं बेस को कॉमन, तो हमको यहाँ एक टर्मिनल मिल गया और एक टर्मिनल यहाँ मिल गया। तो इसमें हमारा इनपुट के लिए होगा और आउटपुट के लिए एक कलेक्टर का और एक बेस का, मतलब बेस और कलेक्टर और बेस को हमने आउटपुट के लिए यहाँ कनेक्शन कॉमन ले लिए। तो इस प्रकार से हम लेते हैं कॉमन। तो कॉमन जो हम लेते हैं तो इसको हम 3 प्रकार से कॉमन लेते हैं। एक तो यदि हम कॉमन बेस को लिए तो उसको कॉमन बेस कनेक्शन बोलेंगे। यदि हम कॉमन एमीटर को लिए तो फिर उसको कॉमन एमीटर कनेक्शन बोलेंगे। इसमें यदि हम कॉमन कलेक्टर को लिए तो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन बोलेंगे। तो इनमें हम ऐसे क्यों करते हैं, तो ऐसा करने से हमारा जो आउटपुट में रिज़ल्ट निकल के आता है वह अलग अलग आता है। यदि हम बेस को लिए हैं कॉमन तो उसका जो आउटपुट में रिज़ल्ट होगा वो अलग आएगा।
एमीटर को लिए हैं तो उसका आउटपुट में रिजल्ट अलग आएगा। तो हमको आवश्यकता अनुसार अलग अलग हम कनेक्शन को वहाँ पास लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट अलग अलग आता है, इसको भी हमको समझना जरूरी है। तो यहाँ हम अब करते हैं इसके कनेक्शन को। तो इसके कनेक्शन को हम 3 प्रकार से करते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा कॉमन बेस कनेक्शन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन बेस। तो इसको सी बी बोल सकते हैं। जो दूसरा होता है कॉमन एमीटर कनेक्शन, तो इसको सी ई बोल सकते हैं, सी ई। तीसरा जो होता है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी सी बोलेंगे शॉर्ट में। तो इस प्रकार से हमने 3 कनेक्शन को देखा। अब तीनों कनेक्शन को हम समझेंगे कि इसको कैसे करते हैं और इसके हम न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तब हमको समझ में आएगा कि हमने इनपुट में कितना वैल्यू दिया, कितना सिग्नल दिया और आउटपुट में कितना हमको सिग्नल मिल रहा है। तो इससे हमको पता चलेगा कि कौन फ़ायदेमंद है, कौन बेनिफिशियल है और कौन नहीं है। तो पहले हम लेते हैं कॉमन बेस कनेक्शन को। पहले हम कॉमन बेस कनेक्शन को लेंगे। तो कॉमन बेस जो कनेक्शन होता है, तो इसको जो हम उभयनिष्ठ मानेंगे, कॉमन मानेंगे, तो बेस को हम उभयनिष्ठ मानते हैं, कॉमन मानते हैं। तो पहले तो हम ट्रांजिस्टर को बनाते हैं और ट्रांजिस्टर को समझते हैं बना के कि कैसे हम बेस को लेते हैं कॉमन। तो यहाँ ये हो गया हमारा बेस। कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो जाएगा। एमीटर हो गया, एमीटर, कलेक्टर, बेस, 3 हो गए। यहाँ पास हम यदि NPN ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो N से निकल रही होती है करंट, तो N से करंट निकल रही होती है, इसलिए इसको हम NPN मान लेंगे। तो इसमें हम बेस को लेते हैं कॉमन। तो बेस को जब हम कॉमन लेंगे तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बेस को कॉमन लेते हैं। इसको हम फॉरवर्ड वाइज में जोड़ते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज में जोड़ने के लिए इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पास फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं। तो यह NPN है, यानी N और यहाँ पास P है, इसको हम P और यहाँ N है। तो इसको हम फिर कैसे देंगे फॉरवर्ड वाइज में, तो इसको हम नेगेटिव देंगे, तो सिरा इसको हम नेगेटिव देंगे और इसको पॉजिटिव देंगे। यह नेगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा। यहाँ जो वोल्टेज हम देंगे तो वोल्टेज देंगे वो एमीटर और बेस वोल्टेज। तो यहाँ जो वोल्टेज देते हैं तो एमीटर बेस वोल्टेज देते हैं। यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे। यहाँ हम इसको आउटपुट सिग्नल को निकालेंगे और इसके सिरे में हम यहाँ पास इसको रिवर्स में जोड़ते हैं। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम यहाँ पास क्या देंगे, रिवर्स में जोड़ने के लिए पॉजिटिव देंगे और यहाँ नेगेटिव देंगे, फिर यहाँ पॉजिटिव देंगे और फिर यहाँ नेगेटिव देंगे। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ। तो इसको हमने क्या दिया है, इसको दिया कलेक्टर और बेस। तो कलेक्टर बेस हमने यहाँ इसको वोल्टेज दिया। यहाँ आउटपुट सिग्नल निकलेगा, आउटपुट सिग्नल
ये आउटपुट सिग्नल है। तो हमको देखना ये है इसमें कि भाई जब हम बेस को कॉमन लेते हैं उस दौरान हमारा यहाँ सिग्नल जब हम देते हैं कम तो क्या हमको ज़्यादा मिलता है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इसको हम देंगे ज़्यादा तो क्या कम मिलता है। ये दो कंडीशन होगी। तो इसमें यदि ज़्यादा मिलेगा तो फिर हम बोलेंगे कि वह एम्पलीफाई कर दिया है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि पूरे इसके थोड़े भाग को देख लेते हैं। तो इसमें इनपुट में क्या है, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा प्रवाहित होगी तो इधर इसकी दिशा होगी। पॉजिटिव से धारा प्रवाहित होगी नेगेटिव की ओर तो इसकी धारा यहाँ दिशा होगी। तो इसमें धारा जो प्रवाहित होगी आईसी होगी, कलेक्टर में आईसी। बेस में जो धारा प्रवाहित होगी पॉजिटिव से जाएगी धारा, तो बेस में जो धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ आई भी धारा होगी, और इधर से धारा निकलते हुए यहाँ आई ई धारा प्रवाहित होगी। तो इनपुट में जो आई ई है तो वो क्या है, तो आई ई क्या है, इनपुट करंट है। आई ई क्या है, इनपुट करंट है। तो यहाँ आई ई इनपुट करंट है। आई सी क्या है, आउटपुट करंट है। आई सी आउटपुट करंट है। बी ई बी क्या है, तो यह वोल्टेज है। कैसी वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज जो होगी तो हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज होगी, और बी कैसी है, यह रिवर्स वोल्टेज है। इसमें एक होता है हमको यह निकालने के लिए कि हमको आउटपुट में हम कितना दे रहे हैं और इनपुट में कितना मिल रहा है, इनपुट में कितना दे रहे हैं और आउटपुट में कितना मिल रहा है। तो इसको हमको निकालने के लिए, इन दोनों के अनुपात को निकालने के लिए हमको एक होता है करंट गेन। तो करंट गेन की सहायता से हम यहाँ पास निकालेंगे कि इनपुट में कितना दिए और आउटपुट में कितना मिल रहा है। तो करंट गेन को हम यहाँ समझते हैं कि करंट जो गेन होता है, तो ये जो करंट गेन है, तो गेन को क्या बोलेंगे, यह एक प्रकार का रेशियो होता है। इसको हिंदी में लब्धि बोलते हैं। मतलब हमको लाभ कैसे हो रहा, तो लब्धि मतलब लाभ कैसे हो रहा, गेन को हिंदी में लब्धि बोलेंगे, और इसका मतलब लाभ कितना हो रहा। तो करंट गेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो करंट को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो करंट गेन होता है उसको हम दर्शाते हैं अल्फ़ा से। किससे दर्शाते हैं, अल्फ़ा से दर्शाते हैं। तो यहाँ करंट गेन यानी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो यह एक प्रकार का क्या है, रेशियो। रेशियो को आप दो चीज़ के अनुपात में लेते हैं। रेशियो मतलब अनुपात, तो इसमें दो चीज़ों का अनुपात होता है। तो हमको जब इसकी एफिशिएंसी निकालना है, एक प्रकार से गेन निकालना है, तो उसमें एफिशिएंसी के लिए आउटपुट बटे इनपुट लेते हैं। तो इसमें आउटपुट में क्या है, आउटपुट में क्या है, यहाँ पास सिग्नल है। तो सिग्नल क्या है, करंट। तो करंट आउटपुट में करंट की परिवर्तन, तो आउटपुट में करंट का कितना परिवर्तन हुआ, मतलब यहाँ हमने थोड़ा सा दिया तो परिवर्तित होके ज़्यादा मिला होगा, या फिर बहुत ज़्यादा दिया तो परिवर्तित होके कम मिला होगा, यही परिवर्तन ही हुआ होगा। तो इसमें हम लेते हैं आउटपुट करंट में परिवर्तन, आउटपुट करंट में परिवर्तन, और बटे इनपुट करंट में परिवर्तन, इनपुट करंट में परिवर्तन। तो इसके दोनों अनुपात को हम लेते हैं। तो इसको हम अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर लिखेंगे करंट को आई सी मतलब आउटपुट करंट, और यहाँ आई ई मतलब यहाँ जो एमीटर की करंट है। तो इस प्रकार से यदि हमको यह निकालना है कि भाई
हम इनपुट में करंट कितना दिए तो आउटपुट में करंट कितना मिल रही है। तो हमको इसको कैसे निकालेंगे, इसको हमको निकालने के लिए इनपुट की करंट को आई ई बराबर लिखेंगे, आई ई बराबर इसको हम मल्टीप्लाई मिला लेंगे तो यहाँ अल्फ़ा और आई सी। तो इस फार्मूले से हम यह निकाल सकते हैं कि हमने इनपुट में कितना सिग्नल दिया तो आउटपुट में कितना हमको सिग्नल मिल रहा है। हमको जब अल्फ़ा और आई सी की वैल्यू पता होगी तो हम इनपुट में सिग्नल को निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पास हम एक चीज़ देखे थे कि आपको बेसिक में बताया गया था कि जब आप यहाँ पास ट्रांजिस्टर को पढ़े थे तो ट्रांजिस्टर को जब शुरू में मैंने बताया था तो ये भी बताया था कि जो इसका यहाँ एमीटर होता है तो एमीटर में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं और बेस में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कैसी होती है। तो एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ धारा भी प्रवाहित बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो धारा भी कम प्रवाहित होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम समझते हैं कि मान लेते हैं कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब एमीटर में 100 है तो फिर एमीटर की जो करंट थी तो एमीटर की करंट क्या थी, वो एमीटर की करंट वही करंट थी जो बेस और कलेक्टर करंट का योग थी। तो एमीटर की करंट क्या थी, बेस करंट और कलेक्टर करंट का योग थी एमीटर करंट। तो यहाँ एमीटर करंट मान लेते हैं, एमीटर में इलेक्ट्रॉन 100 हैं तो फिर इसमें सबसे कम, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे, सर्वाधिक थे। उससे कम मध्यम इलेक्ट्रॉन किस में थे, इसमें थे, कलेक्टर में थे। तो यदि 100 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ 95 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इस जो बेस में इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूँकि सबसे ज़्यादा हमारा होगा एमीटर में, उससे कम होगा मध्यम 95 समथिंग, मतलब माना कि समझने के लिए लिखा हूँ 195, ये कोई निश्चित डाटा नहीं है, समझने के लिए। तो मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन इसमें है एमीटर में तो 95 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे कलेक्टर में और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बेस में। तो यही 95 और 5 मिलके हमारा क्या बने होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। तो ये 100 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ बने होंगे। तो एमीटर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो एमीटर की करंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ एमीटर की करंट हम यदि ज़्यादा रखते हैं, इसको हम यदि एमीटर की करंट रखते हैं हम ज़्यादा, कैसे ज़्यादा हम यहाँ रख देते हैं, मान लेते हैं कि एमीटर की करंट हम 1 रख दिए और 1 मतलब है बहुत ज़्यादा। यहाँ एमीटर में जो करंट प्रवाहित हो रही है वो कितना है, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर ले लेते हैं तो फिर जो कलेक्टर में करंट प्रवाहित होगी वो कम होगी। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन कम है तो करंट भी कम प्रवाहित होगी। तो एमीटर में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 से कम होगा, यानी पॉइंट में कुछ ऐसे नंबर होंगे जो उसकी संख्या होगी। तो मान लेते हैं 95 ले लेते हैं। तो यहाँ एमीटर में 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है तो फिर यहाँ कलेक्टर में हमारी उससे कम 9.5 की एम्पियर मिली एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही, तो जाहिर सी बात है उसमें कम प्रवाहित होगी। तो फिर इसका जो हमको रिज़ल्ट निकल के आएगा तो यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप बताएं 1 आएगी कि 1 से कम आएगी या फिर 1 से ज़्यादा आएगी। क्या आएगी, आउटपुट में यहाँ पास वैल्यू कम है, ऊपर वैल्यू कम है और इनपुट में वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ जो इसका मान निकल के आएगा तो 1 से कम आएगा। तो 1 से कम जो आता है तो इसमें हम ये बोलेंगे कि जो अल्फ़ा का मान है, यहाँ पास अल्फ़ा का मान क्या है, यहाँ अल्फ़ा का मान करंट गेन है। तो करंट गेन यानी अल्फ़ा का जो मान होता है वो 1 से कम अर्थात 0.92 से 0.92 से 0.95 इतने के बीच में होता है किसका मान, इस अल्फ़ा का मान। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है करंट गेन बोलें या फिर करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलें। तो आपको अल्फ़ा का मान कितना मिलेगा, यहाँ पास 0.92 से 0.95 तक यहाँ अल्फ़ा का मान मिलता है आपको। तो यहाँ पास
ये जो हमको कॉमन बेस यदि हम करते हैं तो कॉमन बेस में हमको आउटपुट में जो निकल के आएगा तो इसकी वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी। अब इसको हम देखते हैं। तो यदि हम एमीटर में देते हैं 1 मिली एम्पियर की करंट को, एमीटर में देते हैं 1 मिली एम्पियर की करंट को, तो आउटपुट में हमको कितना मिलता है? 1 से ज़्यादा मिलेगा मतलब उसने एम्पलीफाई किया, और 1 से कम मिलेगा मतलब उसने प्रवर्धन नहीं किया, मतलब उसने बढ़ा के नहीं दिया। प्रवर्धन किया परंतु बढ़ा के नहीं दिया। तो प्रवर्धन का मतलब होता है बढ़ा के देना। तो यहाँ देखेंगे कि यदि अल्फ़ा का मान अल्फ़ा का जो मान है तो अल्फ़ा का मान दे देता है आपको यहाँ 0.95 और आपको यहाँ पास दे देता है कि जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट IC है, तो IC आपको यहाँ दे देता है कि 1 है। कितना है? 1 है, 1 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पास जो मान मिल रहा है 1 मिली एम्पियर, IC नहीं, यहाँ आप ले लीजिए IE इनपुट में। तो इनपुट में जो IE का मान है तो 1 मिली एम्पियर है। तो आपसे यदि पूछा कि आप यहाँ पास IC का मान बताओ, तो IC का आप मान कैसे बताओगे? तो IC का मान हमको बताने के लिए यहाँ जो IC है तो इस IC का मान बताने के लिए हमको इन दोनों का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हमको अल्फ़ा का मान दिया है और यहाँ पास एमीटर करंट का मान दिया है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा IC मिल जाएगा। कैसे करेंगे? इस फार्मूले को हम रखेंगे। तो इस फार्मूले को हम रखते हैं यहाँ पास, दूसरे कलर के हम पेन को लेते हैं। तो हमको निकालना किसका है? IC का मान निकालना है। तो IC का मान निकालने के लिए क्या होता है? IC का मान निकालने के लिए यहाँ पास हम देखेंगे, आपको ऐसे बताया गया कि जो अल्फ़ा बराबर होता है तो अल्फ़ा बराबर होता है IC/IE होता है। IC का मान निकालना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये गुणा जब करेंगे तो IC बराबर होगा अल्फ़ा इंटू IE होगा। तो यहाँ IC का मान निकालने के लिए अल्फ़ा के स्थान पे रखेंगे आप 0.98। क्या रखेंगे? 0.98 रखेंगे गुणे IE का मान क्या है? तो IE का मान है 1। तो यहाँ इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो फिर ये आपका मान हो जाएगा 0.98 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर आपको यहाँ पास देखने को मिला। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई हमने यहाँ इनपुट में दिया 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो आउटपुट में जो इसका मान निकल के आया तो 0.98 मिली एम्पियर आया, मतलब 1 से कम आया। तो फिर इसको हम क्या एम्पलीफाई बोलेंगे कि एम्पलीफाई करके दिया? बिल्कुल नहीं दिया, नहीं दिया। तो इसको हम कॉमन बेस से हमको ये पता चल गया कि भाई जब हम बेस को कॉमन लेते हैं तो वह एक एम्पलीफाई की तरह कार्य नहीं किया, मतलब बढ़ा के नहीं दिया। भले हमने फॉरवर्ड में दिया सप्लाई को और रिवर्स में भी दिया इसको, तो उसको हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड और रिवर्स में जब देते हैं, अभी जो 4 प्रकार से बताया था, तो उसमें यदि बेस को हम लेते हैं कॉमन और फॉरवर्ड और रिवर्स में सप्लाई को देते हैं तो वह एम्पलीफायर की तरह कार्य नहीं करता। अब देखते हैं फिर हम अगले कनेक्शन पर जाएंगे भाई कि तुम एम्पलीफाई, हमने सोचा कि तुमको फॉरवर्ड देंगे इनपुट में और उधर साइड रिवर्स देंगे, तुम एम्पलीफाई करके दोगे, तो ये भरोसा तोड़ दिया, मतलब एम्पलीफाई करके नहीं दिया। कौन? बेस। तो फिर हम एमीटर को भी ट्राई करेंगे कि भाई एमीटर का क्या है लीला। तो इसमें हमने ये देखा। अब इससे हम बनाएंगे एक आध ठो इसी प्रकार से क्वेश्चन को, इस फार्मूले से हम बनाएंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको बहुत छोटे छोटे बच्चों वाला सवाल रहेगा जो जोड़ने और घटाने का रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। आप जैसे देखें कि यहाँ पास कुछ नहीं करना हुआ, 2 का मान दे दिया तो 1 का मान पूछ लिया, तो इस फार्मूले को आप याद किए हैं, मतलब करंट गेन को आप याद किए हैं, करंट गेन को अल्फ़ा से दर्शाएंगे और इसके रेशियो को याद किए हैं, तो फिर वो बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। तो इसको अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसको हम कहाँ पास मिटाए? इसको हम मिटाते हैं ऊपर यहाँ पास, इसको भी मिटाते हैं।
इसको भी मिटाते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ यदि आपको क्वेश्चन में बोला कि यदि कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस कनेक्शन में एमीटर की जो वैल्यू है कॉमन बेस कनेक्शन में एमीटर की वैल्यू दे दिया 1 मिली एम्पियर, एमीटर की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दे दिया, और इसमें कलेक्टर करंट की वैल्यू दे दिया 9.5 मिली एम्पियर, और कलेक्टर करंट की वैल्यू 9.95 मिली एम्पियर हो तो IB मतलब बेस करंट का मान आप ज्ञात कीजिए। तो बेस करंट का मान आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, बेस करंट का मान है ज्ञात कीजिए आप। तो इसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे कि भाई हमको 2 वैल्यू दिया है। एक तो दिया है यहाँ पास एमीटर यानी IE की वैल्यू दिया है 1 मिली एम्पियर, और एक IC की वैल्यू दिया है 0.95। तो हमको IB की वैल्यू पूछा है। तो इसमें हमने जो IE बराबर पढ़ा था, तो IE बराबर होता है IB प्लस IC, इतना हमने पढ़ा था। इसमें देखें कि किसकी वैल्यू दिया है, तो इसमें वैल्यू किसकी दिया है और किसकी पूछा है। तो IB की वैल्यू पूछा है और IC की वैल्यू हमने यहाँ पास IC और IE की वैल्यू दिया है। तो IB बराबर हो जाएगा यहाँ पास, तो IB बराबर IC माइनस IE होगा। तो IB जब हमको निकालना होगा तो फिर हम IC का मान रखेंगे। IC का मान होगा यहाँ पास 0.95। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं EC। तो E की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और यहाँ पास 9.5। तो आपको जो टोटल निकल के आएगा वो होगा 0.5 मिली एम्पियर। तो IB का मान मिली एम्पियर में निकल के आएगा। यदि आप उसको रखते, इसके स्थान को चेंज ना करते तो आपको माइनस में आता, तो आपको प्लस में ही लेना है, उसमें आपको माइनस को हटा देना है, माइनस की गणना वहाँ नहीं करेंगे। तो उसको हमने इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया कि पहले E को रखा इसलिए ताकि माइनस में ना आए। माइनस में आता भी है तो आपको माइनस को नेग्लिजिबल मान लेना है, हटा देना है। तो ये वैल्यू आपको हो जाएगी 0.5 मिली एम्पियर। तो 0.5 मिली एम्पियर यहाँ पास आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या, यहाँ पास दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हो यदि कॉमन बेस कलेक्टर में सीधा सा इसमें एमीटर की जो वैल्यू है तो 1 मिली एम्पियर है, एमीटर की जो वैल्यू है तो 1 मिली एम्पियर है, और जो दूसरा है इसमें तो कलेक्टर की वैल्यू तो इसमें करंट गेन आपको पूछा है। तो करंट गेन की वैल्यू ये है, करंट गेन की वैल्यू, करंट गेन मतलब यहाँ पास जो अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको
0.9 तो 0.9 है। तो आपको यहाँ पास देना है आई बी मतलब बेस करंट। तो आई बी यानी बेस करंट का आप वैल्यू इसमें कैसे पुट निकालेंगे। तो आई बी का आपको निकालना है। तो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको नहीं मिला, यहाँ से आपको नहीं मिला। तो फिर आप इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पास आप निकालेंगे इसको कि हमको आई ई का मान दिया है और अल्फ़ा का मान दिया है। तो आई ई का मान दिया है, अल्फ़ा का मान दिया है, तो आई सी का आप मान निकाल सकते हैं। तो इसमें इन दोनों का मान दिया है, आई सी का मान निकाल सकते हैं। तो इस आई सी का मान निकालना है। तो आई सी का मान जैसे हमने यहाँ पास निकाला आई सी का मान, तो आई सी बराबर होता है अल्फ़ा इंटू आई ई। तो इधर साइड हम निकालते हैं आई सी का मान। अल्फ़ा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा का मान 0.9 दिया है। तो 0.9 अल्फ़ा का मान दिया है और यहाँ पास अल्फ़ा का मान 0.9 दिया है। आई ई का मान कितना दिया है, आई ई का मान 1 दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 1। तो इसको आई सी बराबर हम निकाल लेंगे, इसमें 0.9 ही आएगा। तो इसमें हमको आई सी का वैल्यू मिल गया और आई ई का वैल्यू हमको मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब निकालना है हमको बेस करंट। तो बेस करंट को निकालने के लिए आई बी बराबर आई ई माइनस आई सी होता है। चूँकि इससे हम ये कहाँ से पाएँ, ये हम पाए हैं आई ई एमीटर बराबर आई बी प्लस आई सी, यहाँ से पाए हैं। तो इसको हमने आई बी को इधर ला लिया और उसको माइनस में रख दिया। तो आई बी की वैल्यू जब हमको निकालना होगा तो आई ई का मान कितना है, 1 है, और इसको हम माइनस करेंगे और आई सी की जगह हम आई सी की वैल्यू को रखेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो इसमें हमको निकल के आएगा 0.1 मिली एम्पियर। तो 0.1 मिली एम्पियर हमारा आई बी की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको ऐसे ही दे देता है कि भाई दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे देता है कि आई सी की जो वैल्यू होगी, तो आई सी की वैल्यू, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक ना, यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन होगा। आई सी की वैल्यू आपको देता है 0.8 देता है और आई सी की वैल्यू दे दिया और आई ई की वैल्यू यहाँ पास दे दिया। तो आई ई की वैल्यू कितना दे दिया, तो यहाँ पास ले लेते हैं कि 2 दे दिया, 0.2 दे दिया। तो 0. यदि 2 दे दिया तो इसमें फिर आप कैसे निकालेंगे इसको। यदि 0.2 या फिर आप 1 ले लें, तो इसको बोला कि आप हमको बताओ अल्फ़ा का मान। तो अल्फ़ा का मान आप इसमें कैसे निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा बराबर होता है आई सी बाई आई ई। तो आई सी का मान कितना दिया, आई सी का मान दिया आपको, आई सी का मान दिया आपको 9.8। तो 0.98 और यहाँ 1 दे दिया, तो इस अल्फ़ा का मान क्या निकल के आ जाएगा, 0.98 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई होगी, आप समझ लिए होंगे। यदि आप दूसरे बुक से कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन पाते हैं तो उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। यूथ कंपटीशन वगैरह कोई बुक को उठा के आपसे ज़रूर बनेगा। ये हमने देखा कॉमन बेस कनेक्शन। अब कॉमन एमीटर कनेक्शन को हम देखते हैं कि कॉमन एमीटर कनेक्शन में कॉमन जो एमीटर कनेक्शन, हाँ कॉमन एमीटर कनेक्शन में हमको क्या उसमें फ़ायदे मिलते हैं। इन सारी चीज़ों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जो मैंने इरेज कर देता हूँ। तो इन सारी चीज़ों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो यहाँ अब हम देखेंगे कॉमन एमीटर को लेंगे। किसको लेंगे, एमीटर को अब हम कॉमन लेंगे। दूसरे नंबर में कॉमन एमीटर कनेक्शन। तो कॉमन एमीटर कनेक्शन में क्या मतलब हुआ इसका, तो एक हम बनाएंगे पहले तो ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर बनाया। एमीटर को हम लेंगे अब कॉमन। तो यहाँ हो गया, ये बेस हो गया। एमीटर हमारा यहाँ से निकल के आएगा,
इसमें धारा की दिशा बाहर की ओर निकल रही, मतलब यह जरूर NPN ट्रांजिस्टर होगा। इसमें हमने धारा इस प्रकार से बनाया और ये हो गया हमारा कलेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया बेस। अब इसमें हम क्या किए, इस एमीटर को हम लेंगे कॉमन, एमीटर को हम कॉमन लेंगे तो फिर एमीटर को हम इस प्रकार से लेंगे कॉमन, इसको हम सप्लाई देंगे तो यहाँ हम इनपुट सिग्नल देंगे और इसको हम सप्लाई देंगे। एन है तो एन को हम नेगेटिव देते हैं, यानी इसको फॉरवर्ड में लेना है तो एन को नेगेटिव देंगे, तो यहाँ हम नेगेटिव इस प्रकार से लेंगे और इसको हम देते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव देंगे तो यहाँ से होगी धारा प्रवाहित, इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। बेस में धारा IB प्रवाहित होगी, IB धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा प्रवाहित होकर इधर से इधर आएगी, यहाँ एमीटर करंट प्रवाहित होगी, एमीटर करंट प्रवाहित होगी। अब ये कलेक्टर है तो कलेक्टर में हम यहाँ सिग्नल आउटपुट में होगा हमारा, यहाँ हम कुछ लगा सकते हैं लोड के रूप में और इसको हम देते हैं सप्लाई, तो इसको सप्लाई देंगे। यह भी हमारा N टर्मिनल पर है तो इसको हम नेगेटिव देंगे, जब नेगेटिव देंगे तो यह फॉरवर्ड में हो जाएगा, तो फॉरवर्ड में इसको हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसको फॉरवर्ड में किसको हम यहाँ बेस को हमने माना है, तो यहाँ बेस एमीटर, तो बेस एमीटर हो हमारा हो गया ये फॉरवर्ड में, इसको हमको रिवर्स में देना है, तो यह N है सिरा, N को हम नेगेटिव देंगे तो फॉरवर्ड में हो जाएगा, तो इसको हम देते हैं पॉजिटिव, तो इसको हमको रिवर्स में करना है तो इसको हम पॉजिटिव देंगे, तो ये होगा पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होगा। ये जो वोल्टेज है तो इसको हमने कलेक्टर है, कलेक्टर के सिरे से हमने संयोजित लिया है और कॉमन लिया है इसको हमने एमीटर को, तो वोल्टेज एमीटर यहाँ पास हमको मिलेगा। अब यहाँ जो हमने इनपुट में दिया सिग्नल, तो इनपुट में क्या दिया सिग्नल, और यहाँ आउटपुट यानी लोड को RL को मिल रहा हमारा लोड आउटपुट में, इसके मध्य में जो वोल्टेज हमको यहाँ पास मिलने वाली है, तो यहाँ पास जो हमको वोल्टेज मिलने वाली है, तो इस एमीटर और बेस के मध्य में जो वोल्टेज मिलेगी, यहाँ एमीटर और बेस के मध्य में जो वोल्टेज मिलेगी तो वही बेस एमीटर वोल्टेज मिलेगी, बेस एमीटर इन दोनों के मध्य में वोल्टेज मिलेगी। इसके मध्य में वोल्टेज जो मिलेगी तो कलेक्टर होगी वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज C बराबर कलेक्टर और यहाँ एमीटर है तो एमीटर यहाँ पास वोल्टेज मिलेगी, तो इसके मध्य में वोल्टेज कलेक्टर और एमीटर वोल्टेज हमको मिलती है। यहाँ पॉजिटिव से धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ धारा प्रवाहित होगी, ये I होगी, तो किस में हो रही कलेक्टर में हो रही, तो IC धारा IV धारा। तो इसमें हम थोड़ा सा लिख लें कि जो इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज क्या है, इसमें इनपुट में हमने वोल्टेज दिया BE लिखते हैं BEB, और इसमें इनपुट में इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट ये है IB, तो इनपुट करंट इसमें होगी IB। आउटपुट वोल्टेज को लेते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये आउटपुट है, तो आउटपुट वोल्टेज में VCE होगी। आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट है यहाँ पास आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट क्या है IC, तो IC आउटपुट करंट है। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें इनपुट में कितना दिए, आउटपुट में कितना मिल रहा है, हमको कैसे पता चलेगा, तो इसका हमको गेन लेना पड़ेगा, तो इसमें हम गेन लेते हैं। यदि हम एमीटर को हम यहाँ पास क्या किए हैं कॉमन किए हैं, तो उसका जो गेन होगा तो कौन सा गेन होगा करंट गेन ही होगा, करंट गेन होगा। तो करंट गेन को यहाँ पास हम क्या दर्शाएंगे, यहाँ पास हम दर्शाएंगे बीटा, तो इसको हम बीटा यहाँ पास दर्शाते हैं, तो बीटा से हम यहाँ पास दर्शाएंगे यदि कॉमन में हमारा एमीटर है। इसी को हम बोलते हैं करंट
एम्प्लीफिकेशन रेशियो। तो करंट एम्प्लीफिकेशन रेशियो क्यों बोले, क्योंकि यहाँ एम्प्लीफाई होता है, यहाँ सिग्नल का एम्प्लीफाई होगा। चूँकि एमीटर को हमने कॉमन लिया है और एमीटर में जो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ हम सिग्नल देंगे थोड़ा सा तो हमको आउटपुट में जो मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसको हम देखेंगे इसके करंट गेन से। तो करंट गेन को हमने दर्शाया किससे, बीटा से दर्शाया। तो करंट गेन होगा हमारा बीटा, तो यहाँ बीटा बराबर हुआ करंट गेन। तो आउटपुट करंट में परिवर्तन लेते हैं, आउटपुट करंट में परिवर्तन बट्टे क्या लेते हैं, इनपुट करंट में परिवर्तन। तो आउटपुट करंट में परिवर्तन बीटा बराबर होगा, आउटपुट क्या है हमारा, IC है, तो IC और इनपुट में क्या है, IB है, तो इनपुट में IB हो जाएगा। यदि हमको निकालना है कि कितना हमने वोल्टेज दिया, तो यहाँ पास निकालेंगे क्या, कितना हमने करंट दिया, तो यहाँ हमको अल्फ़ा का मान पता होना चाहिए और इसको हमको करंट का कलेक्टर का मान पता होना चाहिए। तो इनपुट में कितना दिए उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो बीटा है, जो बेस है, तो बेस का जो करंट होता है वो कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आपको मैं बताया था कि यहाँ पास जो हमारा ये हो गया एक ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर में ये हो गया हमारा बेस। तो यहाँ एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, इसमें हमने 100 माना और इसमें हमने 95 माना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें होगा 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है भाई बेस में, तो तुम काहे टिटा के आगे आ रहे हो, तुम्हारे में तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो तुम्हारे में धारा भी कम प्रवाहित होगी, तो तुम्हारी वैल्यू कम ही होगी। तो जो बेस होती है उसकी वैल्यू कम ही होती है, तो उसकी वैल्यू को हम ले लेते हैं कितना, 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पास हम धारा का जो मान है तो इनपुट में देते हैं कितना, इनपुट में जो धारा का मान देंगे हम, तो 10 दें, 20 दें, 30 दें, तो यहाँ इनपुट में जो धारा का मान होगा तो ले लेते हैं यहाँ पास हम 20 ले लेते हैं, या 30 40 जो भी ले लें। तो इसमें जो हमारा बीटा का मान निकल के आएगा, तो बीटा का मान जो निकल के आएगा तो इसमें क्या होगा, वो 20 होगा। मतलब 1 से ज़्यादा है, खुल के हम बोल सकते हैं कि इसमें वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है बीटा की, जबकि अल्फ़ा में 1 से कम थी। तो इसमें बीटा की वैल्यू जो 1 से ज़्यादा होती है वो होती है आपकी 20 से 80 होती है। कितना होती है, 20 से 80 होती है इसमें इसकी बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू 20 से 80 है, चूँकि एमीटर राजा है, राजा यहाँ पास एकदम इलेक्ट्रॉन का है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसमें यदि आपको दे दिया कि बेस में तुमने जो करंट बहाया वो कितना बहाया, मान लो कि बेस में तुमने करंट दिया यहाँ पास 1 मिली एम्पियर तुमने बेस में दिया, तो आउटपुट में कितना मिलेगी। तो आउटपुट में हमारा कलेक्टर है, आउटपुट क्या है, यहाँ पास कलेक्टर है। तो आउटपुट करंट हमको निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, आउटपुट करंट को इस तरह से IC, तो IC क्या है, आउटपुट करंट है हमारा, IC क्या है, आउटपुट करंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, आउटपुट करंट निकालने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बीटा इंटू IB, तो यहाँ IB की वैल्यू कितना है, 1 मिली एम्पियर है। बीटा की वैल्यू 20 से 80 के बीच में कुछ ले सकते हैं, 80 ही ले लेते हैं, तो यहाँ 80 हो गया। तो इसको जब हम IC की करंट को निकालेंगे तो हमको निकल के आएगी, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिली एम्पियर आएगी, 80 मिली एम्पियर आएगी। 1 मिली एम्पियर हमने दिया तो हमको आउटपुट में कितना मिला, 80 मिली एम्पियर मिल गया। तो इसने करंट को, सिग्नल को एम्पलीफाई किया, परिवर्तित किया, बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आई होगी कि कॉमन जो हमने बेस को लिया और कॉमन एमीटर को लिया, तो इसमें हमको कैसे आउटपुट में इसके रिजल्ट निकल के आते हैं। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब जो हम आपको देखेंगे आगे, तो इसमें आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्या बनाना, आप जो फर्स्ट वाले में सीख गए हैं उसी प्रकार से वैल्यू आपको देगा और इधर उधर चेंज करके कभी अल्फ़ा का मान पूछेगा, कभी बीटा का मान पूछेगा, कभी
करंट बेस करंट का और बेस कलेक्टर का मान पूछेगा, किसी प्रकार से घुमाएगा तो आप यदि फर्स्ट वाले में समझ लिए हैं तो इस सेकंड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम तो अल्फ़ा और बीटा में संबंध देखेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा में संबंध देखेंगे, उसको हम लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना है। अल्फ़ा बीटा में संबंध का मतलब कुछ नहीं है, अभी हम बता दें, चलिए अभी हम बता देते हैं। तो अभी हम यूँ ही 1 मिनट के अंदर हम बता देते हैं अल्फ़ा बीटा में संबंध, उसमें कुछ है ही नहीं। तो अल्फ़ा बीटा में संबंध कैसे होता है, तो यहाँ जो छोटा सा टॉपिक रहेगा तो अल्फ़ा बीटा में संबंध, अल्फ़ा एंड बीटा में संबंध। तो अल्फ़ा बीटा में संबंध, अल्फ़ा का मान दे दिया तो बीटा का मान पूछेगा, यदि बीटा का मान दे दिया तो अल्फ़ा का मान पूछेगा। यदि अल्फ़ा का मान हमको नहीं पता तो अल्फ़ा का मान हमको नहीं पता और बीटा का मान पता है, तो बीटा का मान जब पता होगा तो यहाँ बीटा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ अल्फ़ा इस प्रकार से बीटा की हम वैल्यू रख देंगे। तो बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमको अल्फ़ा की वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहाँ पास इसको आप कैसे याद कर पाएंगे, तो आपने देखा कि जो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मान 1 से कम था, मतलब वो क्या था, 1 से कम था। तो अल्फ़ा का मान जो था तो 1 से कम था, मतलब गरीब था। तो गरीब को देने के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ बटोर कर उसमें कुछ पैसा देंगे तो वह धनी हो जाएगा, ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। तो वह क्या था, अल्फ़ा का मान 1 था। तो अल्फ़ा का मान जब 1 था तो इसको आप क्या देंगे, जोड़ेंगे, कुछ देंगे तो ये धनी हो जाएगा। तो इसमें आप जोड़ने के लिए धन चिन्ह का यूज करेंगे। आपको यही मिस्टेक होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, देखने में तो एक ही जैसा है, लेकिन आपको वहाँ पास प्लस और माइनस का हेरा फेरी हो जाता है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई और ये बीटा के, अल्फ़ा में संबंध हो गया और ये बीटा में संबंध हो गया। तो यदि अल्फ़ा का मान दिया तो बीटा का मान रखेंगे और बीटा का मान दे दिया तो अल्फ़ा का मान रखेंगे और उसका रिजल्ट निकल आएगा। तो यहाँ पास ये हेरा फेरी हो जाता है कि माइनस किस में रखें, प्लस किस में रखें। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्फ़ा का मान क्या था, 1 से कम था। 1 से कम था तो उसको हमको 1 से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, तो उसमें हमने प्लस कर दिया। यहीं पास बीटा की वैल्यू देखें तो 1 से अधिक है, 1 से अधिक है मतलब 20 से 80 है। तो बीटा को हमको देने की कुछ आवश्यकता नहीं है इसके पास, बल्कि हमको घटाने की आवश्यकता है कि जितना है भाई तुमसे हम कुछ लेंगे, घटेगा तुम्हारे पास। तो ऐसे में आप याद कर सकते हैं। बाकी ये संबंध होते हैं अल्फ़ा और बीटा का, कोई एक मान दे के आपको इन किसी का मान पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें संबंध को देख लें। तो आज अभी तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही नई एनर्जी, नए ऊर्जा के साथ, कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ, और ऐसे ही आप बने रहिएगा और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिएगा। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।